नमस्कार। मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम जान रहे हैं मोटापे के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी की जिसने समाज को घेर लिया है, अपनी गिरफ्त में लिया है, और वो है कमर से संबंधित दर्द। देखिए, कमर दर्द बहुत तरह का हो सकता है। कारणों के रूप में वो किस किस अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है वो जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपका कमर दर्द जैसा हो तो माता जी का, बहन जी का, सबका एक जैसा हो। सबके अलग अलग रीजन से कमर दर्द हो सकते हैं। ठीक, तो आज हम कमर दर्द के बारे में जानने से पहले आपको बता देते हैं किन किन विषयों पे हम काम करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये होता क्यों है, क्या है, और ये हमारे किस प्रकार से समाज को, सब लोगों को प्रभावित कर रहा है, और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमर दर्द हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसे विकृत जीवन शैली कहा जा सकता है, और वो ही कमर दर्द का कारण बना हुआ है। ठीक, सबसे पहले समझ लेते हैं किस किस तरीके से हो सकता है। देखिए, एक तो होता है सामान्य कमर का दर्द। उसमें क्या होता है कि आपने कोई मेहनत का काम किया तो स्टिफनेस आ जाती है, थोड़ा सख्तपन आ जाता है कमर पे, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जिसे आर्टियोस्क्लेरोसिस आदि बोला जाता है। फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इस वर्ड को। दूसरा जो है, आपको बल्जिंग डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, डिस्क बाहर आ गई है बल्जिंग के रूप में, है ना। तीसरा जो आपका होता है जिसमें आपके शरीर में ही जो है, जो डेंसिटी होती है बोन्स की वो कम हो जाती है, मतलब घनत्व उतना नहीं रहता। अस्थि भंगुरता नाम सुना है ना, जैसे उससे संबंधित है वो। तो ये सब चीजें जो है, ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपीनिया, ये सब बीमारी जो है अस्थि की जो डेंसिटी है बोन की उससे प्रभावित करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं बोन्स को। बोन क्या है, इस प्रकार से है ना, कशेरुका जैसे सर्प होता है, तो उसी से जो है माना जाता है कि धीरे धीरे विकास की शैली में एक बढ़ते हुए क्रम में इंसान तक, चेतना के स्तर तक पहुंचा गया। ठीक है, तो जो डिस्क है, जिसे अस्थि बोला जा रहा है, कमर के बोन्स है, उसके बीच में जैसे गैप्स रहते हैं, तो उसमें एक सिंपल भाषा में बताते हैं गद्दी होती है। गद्दी जो है वो ही डिस्क है, और उसी का बाहर निकल जाना या थोड़ा सा बाहर हो जाना बल्जिंग के रूप में, वो जो है नर्व्स पे इम्पैक्ट करता है, और वो पेन ना पूरा नीचे तक पूरी बॉडी में जाएगा, पूरे पैरों में दर्द होगा। तो वो कहाँ पे S1 से संबंधित है, L1 से संबंधित है, जिस भी बॉडी के पार्ट से संबंधित है, तो जहां जहां से वो नर्स गुजरती है वहां वहां पे पेन ट्रेवल करता है ना। एक टाइम में एक ही जगह होगा, ये भी ध्यान देना है। ये बिल्कुल बेसिक सी कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, ये होता है विकृत जीवन शैली से, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें क्या है कि आप जैसे विद्यार्थियों की बात लेते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात लेते हैं, जो लोग बैठे रहते हैं पूरे पूरे दिन रात तक बैठे रहते हैं, जिन्हें सूरज की रोशनी देखना नसीब नहीं होता। देखिए, सूर्य देव की बड़ी मेहरबानी है विटामिन डी के लिए। यदि आप उजाले में नहीं रहेंगे, नेचुरल लाइट में नहीं रहेंगे, एसी के प्रभाव से स्टडी करते रहेंगे, एसी का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से परेशानी होगी, है ना। तो उस परेशानी से बचना है। हर 2-2 घंटे के बाद आप सिटिंग कंप्यूटर पे क्लैरिकल में, या स्टूडेंट्स हैं स्टडी कर रहे हैं बैठ के चेयर पे ज़्यादा देर, तो एक तो अपना पोस्चर देखिए। देखिए, जो स्पाइन का पोस्चर होता है हल्का सा एस आकार का होता है। यदि उसे मेंटेन करना है, पीछे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे ट्रैवलिंग पे आ जाते हैं, तो पीछे जो है कमर में लोअर साइड पे एक गद्दी ले लें, है ना, या गर्दन पे ले लेते हैं जैसे, तो वो सब चीज़ें जो हैं अवॉइड होती हैं। दूसरा, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, 2-2 घंटे के बाद यदि आपने देखा है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, इधर उधर देखते हैं, उठते हैं, थोड़ा सा टहल लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इससे क्या है, जो बॉडी का मोशन है, जो ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, वो जो है एक नॉर्मल वे में रहेगा। वरना क्या होगा कि वो प्रेशर फील होगा एक जगह पे, और वो प्रेशर जो है वो आपको धीरे धीरे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितनी गंभीर बीमारी का रूप ले लेगा। देखिए, एक तो एक्सीडेंटल होता है। ये एक्सीडेंटल में क्या है कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो वो एक नॉर्मल केस हो गया, अलग केस हो गया। लेकिन जो आप उसे बना ले रहे हैं, उसे जैसे माताएं बहनें हैं घर में पोछा लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं,
कैसे झुक के लगाते हैं, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है, किस प्रकार से सोना है, ज़्यादा ऊंचा तकिए का इस्तेमाल नहीं करना है, किस तरीके का बिस्तर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नर्म या बहुत ज़्यादा हार्ड बिस्तर नहीं होना चाहिए। एक सामान्य रुई का बना हुआ गद्दा जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। ज़्यादा ऊंचा तकिया नहीं लगा सकते, है ना। एक हल्का सा 2 इंच का 2.5 इंच का तकिया सफिशिएंट होता है, और वो भी शोल्डर से लेना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। जो स्पाइन की जो एक नेचुरल पोजीशन है एस आकार की हल्की सी, वो कर्व उसका मेंटेन रहेगा। ठीक, ये सब तो आप डिजीज के बारे में जान गए, आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वैसा करते नहीं हैं इन चीज़ों को। यदि आप इन सब छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से इस बीमारी से बच सकते हैं। और यदि ये हो भी गई है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसे जो है बहुत छोटे छोटे उपाय करके आप यहाँ से बच सकते हैं और एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मैं मेन चीज़ बताना चाहूँगा आपको। जो आहार है, जो ठंडी चीज़ें हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है। सेकेंडरी चीज़ों में आती हैं, आयुर्वेद से संबंधित है। दूसरा, जो डाइजेशन सिस्टम है आपका, यदि वो प्रभावित है तो आपके सिक्रीशन में जो यूरिया का उत्सर्जन हमारा आदि जो हो रहा है उसमें परेशानी होगी, तो भी सेकेंडरी और टर्सरी में वो प्रभावित करेगा निश्चित रूप से। तो उन चीज़ों को भी ठीक रखना है। यदि सात्विक आहार लेते हैं ठीक रहेंगे, हल्का सा मॉर्निंग वॉक ले लें, रात को समय से सो जाएं, ठीक रहेंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ों को आपका पालन करना है और इसके द्वारा आप स्वस्थ बने रहेंगे, निरोगी बने रहेंगे। धन्यवाद।